तो कहानी शुरू होती है और हमें 1990 के समय का अमेरिका का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हमारी मुलाकात क्रिस्टोफर नामक लड़के से होती है जिसकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है। उसकी इस कामयाबी पर उसके माता पिता भी मौजूद हैं। ग्रेजुएशन की खुशी में उसके पिताजी ने उसे कार गिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया, पर वह इसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसकी बहन ने बताया था कि जब वो और मैं पैदा हुए तो आपकी शादी नहीं हुई थी। इस बात से उसे खुद पर गिल्ट फील होता है और अब कुछ देर सोचता रहता है कि क्या अब उसे वह चीज शुरू करनी चाहिए जो उसने बचपन से सोची थी, और जिसके बाद उसके अंदर से आवाज आती है कि हाँ, अब वह समय आ गया है। वो अपनी आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ जला देता है और अपनी सारी सेविंग एक एनजीओ में दान कर देता है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही वो अपनी नई जिंदगी जीने के लिए निकल जाता है। यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 1। अपनी कार लेकर एक बीहड़ इलाके की तरफ बढ़ने लगता है, पर कुछ देर में अंधेरा हो जाता है और वो वहीं रुककर आराम करने लगता है। लेकिन जब सुबह हो गई तो उस जगह पर बाढ़ आ गई थी और इसकी कार जमीन में धंस जाती है और उसे मजबूरन कार को छोड़ना पड़ता है। साथ में लाए गए पैसों को भी जला देता है क्योंकि उसे अब फ्रीली जीना है बिना किसी पैसों की मदद से, और इसीलिए वो साथ में लाए पैसों को भी वो जला देता है क्योंकि अब उसे एक फ्री लाइफ जीना था। बिना किसी पैसों की मदद से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी लिफ्ट नहीं देता तो वो पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। एक जगह रुककर वो फ्रेश होता है। वहाँ पर उसने अपना नाम भी बदल लिया था, जो कि था अलेक्जेंडर। यहाँ से वो सीधे जंगल के अंदर घुस जाता है, जहाँ उसके पास नेचर था। कोई कार का शोर नहीं था, ना ही कोई लोग थे। हर तरफ शांति थी। वो कुछ दिन जंगल में गुजारता है और अपने अंदर के इंसान को पहचानने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो आगे का सफर तय करता है। फिर रोड की तरफ आता है, जहाँ उसे जीन और एलेक्स नाम के एक कपल मिलते हैं जो उसकी तरह एक मुसाफिर थे। वे दोनों क्रिस्टोफर को लिफ्ट दे देते हैं और कुछ दिनों तक उसे अपने साथ ही रखते हैं। इसके बाद उसे भी उन दोनों का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगता है। क्रिस्टोफर उन दोनों का हमेशा साथ देखना पसंद करता था और यही वजह थी कि उसने कुछ ही दिनों में दोनों की नाराजगी को दूर कर दिया था, जिससे वे एक बार फिर से साथ हो गए। पर अब उसके जाने के बाद जीन बहुत ही इमोशनल हो गई क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसके साथ कुछ दिन और रहे, क्योंकि वो उसके बेटे की याद दिलाता था। लेकिन क्रिस्टोफर को अब अपनी अगली मंजिल के लिए निकलना होगा। उसे अपना सपना पूरा करना है, पर वो क्या सपना है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 2। उसका ऐसा मानना है कि लोग अपनी फैमिली से दूर होकर भी रह सकते हैं, जैसे कि वह कर रहा है। उसे बस नेचर के पास में ही रहना है। चलते चलते उसकी मुलाकात वेन नाम के आदमी से होती है, जो एक हार्वेस्टिंग कंपनी चलाता है। अब क्रिस को उसका काम बहुत पसंद आता है, इसलिए वो वहीं रुकने का डिसाइड करता है। उसका काम उसके लेवल का तो नहीं था, लेकिन वो खुद को पुश करता है क्योंकि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लोग उसे छोटा बना देते हैं। अब वो वेन के साथ ही रहता है और उसे अपनी जर्नी के बारे में बताता है कि उसका एक सपना है कि वो अलास्का में जाकर रहे, वहीं खाए, पिए और सोए। इस सपने को पूरा करने के लिए वो महीनों से चल रहा है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचेगा तो उसके लिए मुझे एक बंदूक भी चाहिए थी। क्या तुम मुझे दे सकते हो? पहले तो वेन ने सोचा कि यह आदमी सच में पागल है, पर उसके जज्बे को देखकर वो हार मान जाता है और उससे वादा करता है कि जब वो यहाँ से जाएगा तो वो उसे बंदूक जरूर देगा। कुछ दिनों बाद वो अपना वादा पूरा करता है। तभी एक दिन वेन को पकड़ने के लिए पुलिस आती है क्योंकि उसने पायरेसी रूल तोड़े थे। लेकिन अरेस्ट होने से पहले वो क्रिस्टोफर से कहता है कि अपने सपने को पूरा करना। वेन के वहाँ नहीं होने की वजह से उसका दिल वहाँ नहीं लगता और इसलिए वो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। पर आज पहली बार बीच रास्ते में उसे उसकी फैमिली की याद आती है। उसके साथ बिताए पल याद आते हैं। हर किसी को किसी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हमारी फैमिली हो या फिर लाइफ पार्टनर। इधर उसकी फैमिली, उसके मॉम डैड भी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। और यहाँ हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो अपनी मंजिल से भटकना नहीं चाहता था, इसलिए उन चीजों को एक पुल के नीचे दफना देता है, जिसे देखकर वो अपनी फैमिली को मिस करता था। अब यहाँ अलास्का पहुँचने के लिए उसे कोलोराडो नाम की रिवर पार करनी होगी, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, पर उसे पार तो करना ही होगा। इसलिए वो पुलिस से परमिशन मांगने जाता है क्योंकि उसे वहाँ राफ्टिंग करनी है। वो कहते हैं कि अभी बहाव बहुत तेज है और तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो क्रिस्टोफर पूछता है कि ठीक है, मैं कितने दिनों में राफ्टिंग कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि करीब 12 साल बाद। वो पुलिस वाला अपनी ही धुन में लगा हुआ था, वो उसे ज्यादा गौर नहीं करता, इसलिए क्रिस झूठ बोल देता है। पर क्रिस को तो ये पार करना ही होगा और आगे बढ़ने के लिए वो बिना परमिशन के राफ्टिंग करने की सोचता है। पर जैसे तैसे उसने उसे पार कर लिया है और यहाँ उसकी एक और कपल से मुलाकात होती है, जो कि बहुत ही बिंदास टाइप के होते हैं और मजे कर रहे होते हैं। अब वो उन्हें बताता है कि उसे अलास्का जाना है। क्या वे उसे बता सकते हैं कि रास्ता कैसे है? वो कपल उसे बताते हैं कि अगर तुम चलकर जाओगे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर तुम इस नदी के सहारे जाओगे तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे।
पर इससे पहले कि वो कुछ और पूछता है, वहाँ पुलिस आ चुकी थी जो कि उसे ही ढूंढ रही थी। लेकिन क्रिस्टोफर उनसे छुपकर वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वो एक जगह रुक के अपने घर वालों को कॉल लगाने की सोचता है। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने एक आदमी पर पड़ती है जिसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी। अब वो उससे माफ़ी मांग रहा था और उससे कहता है कि हानी मुझे एक और चांस दो। ये सुनकर क्रिस्टोफर अपने माइंड को चेंज कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब उसे फिर से नदी के सहारे आगे बढ़ना है, पर यहाँ उसके लिए एक मुसीबत बढ़ जाती है। यूएस के बॉर्डर क्रॉस करते टाइम उसे पकड़ लिया जाता है, उसकी गन भी उससे ले ली जाती है और एक दिन उसे जेल में भी रहना पड़ता है। अब ऑफिसर का कहना था कि बिना आइडेंटिफिकेशन के वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ क्रिस्टोफर सोचता है कि अगर वो पैदल जाएगा तो वो फिर से पकड़ा जाएगा, इसलिए वो इस बार ट्रेन का सहारा लेता है और फिर एक ट्रेन पर चढ़ जाता है जो उसे सुबह तक मैक्सिको शहर छोड़ देती है। अब वो जंगल पहाड़ होते हुए एक खचाखच भरे हुए शहर में है और वहाँ उसे एक एनजीओ मिलता है जो लोगों की मदद करते हैं। वे उसकी मदद करते हैं और उसे एक बेड देते हैं जहाँ वो रात बिता सकता है। रहने के लिए उसे खाना भी मिलता है। लेकिन क्रिस्टोफर देखता है कि शहर में लोग पैसे, रोजगार और अच्छे इमेज के लिए भाग रहे हैं। ये दृश्य देखकर उसे घुटन होने लगती है और इस वजह से वो उसी रात वहाँ से निकल जाता है और उसी ट्रेन में वापस बैठ जाता है। वेल, अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 3। यहाँ दोस्तों उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ट्रेन में इलीगल तरीके से बैठते हुए। और फिर क्या हुआ, वे उसे बुरी तरह से मारते हैं और उसी ट्रैक में छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो ट्रेन में बैठने का सपना भी छोड़ देता है। उसने अपने पुराने तरीके को ही आजमाया और वैसे ही आगे बढ़ता रहा और वो पूरे दिन शहर में घूमता रहता है। पर कुछ दिनों बाद उसने वो शहर भी छोड़ दिया और कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां उसे एक बार फिर से जीन और एलेक्स से मिलते हैं, जो उसे देखकर बहुत ही खुश थे और सभी फिर से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। पर यहाँ उनके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है ट्रेसी। वो धीरे धीरे क्रिस्टोफर को लाइक करने लगती है और वे दोनों भी कई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और ट्रेसी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगती है। ट्रेसी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन क्रिस्टोफर उससे उसकी उम्र पूछता है तो वो कहती है कि 18 है, लेकिन उसने वो झूठ बोला था। असल में वो सिर्फ 16 साल की थी। तो क्रिस्टोफर उससे अलग हो जाता है और वैसे ही अपना सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ क्रिस्टोफर और जिन की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि जिन को उसमें अपना बेटा दिखता था जिसे वो 2 सालों से नहीं मिली थी। सभी साथ में डिनर करते हैं और अगले दिन क्रिस्टोफर सभी को छोड़कर फिर से अपनी मंजिल की तलाश में निकलता है। उसे जाते हुए देखकर ट्रेसी भी बहुत ही उदास हो जाती है, क्योंकि वो उसे सच में प्यार करने लगी थी। पर क्रिस्टोफर यहाँ रुक नहीं सकता। अब उसे चलते हुए करीब 15 महीने हो चुके हैं। वो 15 महीनों से चले जा रहा है, नए लोगों से मिलता जा रहा है, लेकिन उसके इरादे को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि उसे वापस घर जाना है। वो वही कैलिफोर्निया के एक पहाड़ पर एक कैंप लगाता है और कुछ दिन वहीं रेस्ट करने की सोचता है। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक रिटायर्ड ऑफिसर रॉन से होती है। अब यहाँ पर उन दोनों की काफी बनती है, क्योंकि वो दोनों एक ही तरह के थे, बिल्कुल बिंदास। रॉन उसे अपने साथ वहाँ के काफी फेमस जगहों पर ले जाता है। दोनों साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। रॉन क्रिस्टोफर से पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है, तो वो कहता है कि 23। तो रॉन को थोड़ा शौक लगता है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए, तुम्हें कोई जॉब करनी चाहिए, तुम्हें अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। तो क्रिस्टोफर कहता है कि मुझे लगता है कि करियर 2020 सेंचुरी का इन्वेंशन है और मुझे वो नहीं चाहिए। मेरे पास कॉलेज डिग्री है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रॉन को उसका नेचर काफी अच्छा लगता है, उसकी स्पिरिट काफी पसंद आती है, इसलिए वो उसको अपने घर ले जाता है और उसको अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि बहुत समय पहले उसकी डेथ हो चुकी है और उसका बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। अब वो यहाँ पर अकेले है और छोटी सी लेदर शॉप चलाता है। अब क्रिस्टोफर को रॉन के काम में इंटरेस्ट आने लगता है और वो उसका काम सीखता है। एक दिन वो ऐसे ही बेल्ट बनाता है जिसमें वो अपनी पूरी जिंदगी को मेंशन करता है कि कैसे वो आगे बढ़ा और क्या क्या किया। ऐसे ही करते करते उसे 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अब उसे यहाँ से निकलना है अलास्का के लिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में मौसम खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यहाँ रॉन को क्रिस्टोफर का साथ बहुत पसंद आने लगा था। वो चाहता था कि वो उसे छोड़कर ना जाए और इसलिए वो उसे बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो और मेरे वंश को आगे बढ़ाओ। एक तरीके से वो उसे अडॉप्ट करना चाहता था। क्रिस्टोफर बोलता है कि मैं अभी इस चीज के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा, हाँ, लेकिन जब मैं अलास्का से वापस आऊंगा उस दिन हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। पर दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बात सीखने को मिलती है कि इज्जत करना किसी के साथ रहने का तरीका होना चाहिए, जिसकी बदौलत आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, जो कि यहाँ पर क्रिस्टोफर ने कर लिया था। जिनसे भी मिला था सब चाहते थे कि वो उसके साथ रहे, पर वो वहाँ से अलास्का के लिए निकल जाता है और एक कार वाला उसे वहाँ तक ड्रॉप कर देता है। पर वो देखता है कि उसके बूट्स खराब हो चुके हैं।
और वो देखता है कि उसके पास बूट्स नहीं हैं, तो वो अपने बूट्स उसे गिफ्ट के तौर पर दे देता है, जिसे लेकर क्रिस्टोफर अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल जाता है। पर क्या यह इतना आसान होगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। क्रिस्टोफर अपने साथ खाने पीने के लिए कुछ सामान भी लाया था। उसके पास कुछ बुक्स भी थी। वो एक पेड़ पर अपनी टोपी निशानी के तौर पर लगा देता है, क्योंकि उसके रास्ते में एक नदी थी जिसको उसे पार करना था। पर जब वो वापस आएगा तो उसे रास्ता याद रहेगा। अब वो उस नदी को पार करता है और उसके साइड में ही एक कैंप लगा लेता है और बड़े मजे से ही इस पल को जीने लगता है, जिसमें वो किताबें पढ़ता है, शिकार करता है, उसे पकाता है, खाता है, और दिन कैसे निकल रहे थे उसे पता ही नहीं चल रहा था। पर यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होने वाली थी, क्योंकि धीरे धीरे करके उसका खाना अब खत्म होने की कगार पर आ चुका था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी अच्छी लोगों का साथ नहीं छोड़ता। अब चलते हुए एक दिन उसे एक बस दिखती है। उसे लगता है कि शायद ये जिसकी भी होगी वो आसपास ही होगा, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद वहाँ कोई नहीं आता, जिस वजह से वो बस पर कब्जा कर लेता है और वो बस में रहने चला जाता है। जानलेवा ठंड में उसे एक ठिकाना तो मिल गया था। अब वो उस बस को मैजिक बस का नाम देता है। वो सारा सामान उसमें रख लेता है। अब यहाँ उसका हर रोज का काम होता है, जिसमें वो सोने से पहले बुक्स पढ़ता है। आज उसने दिन में क्या किया ये लिखता है, और कितने दिन बाद उसे घर जाना है ये भी लिखता है। पर यहाँ देखते ही देखते समय बीतता है और क्रिस्टोफर का वजन घटने लगता है, जिस कारण उसे हर महीने अपने बेल्ट में एक नया होल बनाना पड़ता है। एक दिन वो एक हिरन का शिकार करता है जो बहुत बड़ा होता है। उसे बहुत खुशी होती है कि अब उसका मांस खाकर वो कई दिनों तक सर्वाइव कर पाएगा और उसे स्टोर करके रख पाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर किसी भी चीज को स्टोर नहीं किया जा सकता। इस वजह से उसका प्लान फेल हो जाता है और उस हिरन का मांस डिकम्पोज होने लगता है, जिससे उसे एक दिन और भूखा ही रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ रहना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए वो फाइनली डिसाइड करता है कि उसने जो करना था उसने कर लिया है। अब उसे यहाँ से जाना चाहिए, वरना वो भूख से ही मारा जाएगा। लेकिन मैंने कहा था ना कि अब असली कहानी यहाँ से शुरू होने वाली है। क्रिस्टोफर अपना सामान पैक करता है और निकल जाता है जिस रास्ते से वो आया था। लेकिन जिस नदी को पार करके वो यहाँ तक पहुँचा था, वो नदी अब अपनी चरम सीमा पर बह रही थी और मौसम बदल चुका था, और उसका इस नदी को पार कर पाना नामुमकिन के बराबर था। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की होती तो उसका सामान बह जाता और उसकी मौत हो जाती। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उसे इस खतरे में उतरना ही पड़ता है। उसे दूर टंगी अपनी टोपी भी दिखती है। वो पानी में जाता है, लेकिन उसका आधा सामान बह जाता है, और तभी वो भी बहने वाला होता है कि तभी वो एक पेड़ को पकड़ लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब यहाँ क्रिस्टोफर को मजबूरी में वापस अपनी मैजिक बस पर लौटना पड़ता है, जिस क्रिस्टोफर को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसे किसी भी बात का डर नहीं था, किसी बात की टेंशन नहीं थी। वो अब बदल चुका है, क्योंकि भूख और हालात हर किसी इंसान को बदल कर रख देते हैं। उसके पास सब खाने का सामान खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि वो अपना शिकार भी नहीं कर सकता। उसे गुस्सा आने लगा है, चीजों को तोड़ने लगा है, वो चिल्लाने लगा। ये हर रोज बस खाने की तलाश में रहता है, पर आखिर में उसे जंगल से कुछ फल और पौधे खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन उसी फल और पौधे में एक पौधा होता है जो कि बहुत ही जहरीला होता है, इसलिए वो अपने साथ किताब लाया था, जिसमें वो हर रोज देखता है कि कौन सा पौधा जहरीला है या फिर नहीं है। अब धीरे धीरे क्रिस्टोफर कमजोर होने लगा था। उसकी आंखें भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थीं, जिस वजह से एक दिन वो उसी जहरीले पौधे को कुछ और पढ़ लेता है और उसे खा लेता है। खाते ही उसे अजीब सा रिएक्शन होने लगता है और क्रिस्टोफर को खुद से गुस्सा आने लगता है जब उसे इस बारे में पता चलता है कि इस पूरे सफर में उसने पहली बार यहाँ आके गलती कर दी है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया था और उसके अंदर अब इतनी जान नहीं थी कि वो उठ सके, पर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता। लेकिन आखिर में उसे पता चल जाता है कि उसका सपना ही उसकी मौत का कारण बनने वाला है। और अब वो अपनी आखिरी समय में उसी बुक में एक लाइन लिखता है कि हैप्पीनेस ओनली रियल व्हेन शेयर्ड, यानी कि खुशी तभी अच्छी लगती है जब आप उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। क्रिस्टोफर को समझ आ गया था कि इंसान फैमिली के बिना जी तो सकता है, पर कुछ ही दिनों तक आखिर में उनकी उनसे जरूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि आज मुझे पड़ी है पर आज वो मुझसे कई मील दूर हैं। उसे इस सफर में निकले महीनों से ज्यादा हो गए हैं। एक दिन उसे एहसास हो जाता है कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो खुद को पानी से साफ करता है, एक जगह जाकर लेट जाता है और अपने पलों को याद करने लगता है जो उसने अपने मॉम, डैड और दोस्तों के साथ बिताए थे। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका पूरा बदन कांप रहा था और फिर अगले ही पल वो दम तोड़ देता है। जाने से पहले उसने इस दुनिया के लिए एक नोट लिखा था जिसमें लिखा था, मैंने अपने सपनों को जिया है, जिसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। और कहानी के आखिर में हमें क्रिस्टोफर की ओरिजिनल फोटो भी दिखाई जाती है, क्योंकि यह पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।
और बताया जाता है कि उसके मरने के 2 हफ्ते बाद एक मूस हंटर ने उसकी लाश देखी, जिसके बाद क्रिस्टोफर की बहन को इस बारे में बताया गया। हम क्रिस्टोफर के डैड को देखते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे रोड पर निकल जाते हैं। अपने बेटे को याद करके वे रोने लगते हैं। उनका सारा दुख, दर्द, सारी पीड़ा बाहर आ जाती है। इस इमोशनल सीन में आप समझ सकते हैं कि माता पिता आपसे कितना प्यार करते हैं। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चंद दिनों बाद क्रिस्टोफर की बहन कैरिन क्रिस्टोफर अस्थियों को लेकर आसमान में उड़ जाती है और ऐसे ही उसके सपने के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।